नमस्ते। नमस्ते। तो आज जिस विषय पर हम गहरी पड़ताल करने वाले हैं वो है गलत फहमी। मिसअंडरस्टैंडिंग। जी, मिसअंडरस्टैंडिंग। एक ऐसा शब्द, एक ऐसी उलझन जो हमारे जिंदगी का हिस्सा है। और सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक छोटी मोटी भूल होती है या ये कुछ और है? बिल्कुल। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे पास मौलाना वहीदुद्दीन खान के एक लेक्चर के कुछ अंश हैं जिसका शीर्षक है द प्रॉब्लम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। जी। तो चलिए इसी के जरिए इस उलझे हुए धागे को सुलझाने की कोशिश करते हैं और शुरुआत करते हैं कुरान की एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी से। आदम और इब्लीस की कहानी। जी, आदम और इब्लीस। ये कहानी कैसे हमें गलत फहमी के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाती है। हाँ, ये कहानी वाकई इस पूरी चर्चा की बुनियाद है। लेक्चर के मुताबिक यहाँ हमें गलतफहमी की दो किस्में, मतलब दो प्रकार साफ दिखते हैं। दो प्रकार। जी। पहली है आदम की गलती, जिसे हम एक सच्ची गलतफहमी कह सकते हैं। मतलब अनजाने में हुई भूल। बिल्कुल। और दूसरी है इब्लीस की गलती, जो वो भूल नहीं थी, वो एक जानबूझकर की गई शरारत थी, एक सोची समझी नाफरमानी। अच्छा, यहाँ मुझे एक सवाल आता है। गलती तो गलती है ना? आदम ने भी हुक्म तोड़ा और इब्लीस ने भी। तो फिर इन दोनों की गलतियों में इतना बड़ा, इतना बुनियादी फर्क कैसे हो गया? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब वो छिपा है नियत और अहंकार में। नियत और अहंकार। जी, देखिए, आदम और उनकी पत्नी ने जब वो फल खाया तो उनकी नियत में कोई शरारत नहीं थी, कोई अल्लाह से मुकाबला करने का जज्बा नहीं था। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? हो सकता है वो शैतान के बहकावे में आ गए या उन्हें लगा हो कि शायद इससे उन्हें कोई फायदा होगा। ये एक आप कह सकती हैं जजमेंट एरर था। अच्छा। और जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने फौरन माफी मांग ली। और इब्लीस का मामला? वो इसके बिल्कुल उलट था। जब अल्लाह ने इब्लीस को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करे, तो उसने साफ इनकार कर दिया। सिर्फ इनकार नहीं किया, उसने तो दलील भी दी थी, है ना? बिल्कुल, यही तो नुक्ता है। उसने अपनी नाफरमानी को सही ठहराने के लिए एक लॉजिक दी। उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से बनाया है और इसे मिट्टी से। हाँ, अब यहां गलत फहमी नहीं है, यहां अहंकार बोल रहा है। उसने खुद को बड़ा समझने का एक पैमाना गढ़ लिया, जो कि पूरी तरह से तर्कहीन था। तरकीन कैसे? मतलब आम तौर पर तो आग को मिट्टी से ज्यादा ताकतवर समझा जाता है। यहीं पर तो असल बात है। आग हो या मिट्टी, दोनों ही तो अल्लाह की बनाई हुई चीजें हैं। जी। तो एक को दूसरे से बेहतर होने का पैमाना बनाने का हक किसके पास है? ये तो बनाने वाले पर है कि वो किसे क्या दर्जा देता है। सही बात है। इब्लीस ने अपनी पसंद की, अपनी सहूलियत की एक लॉजिक बना ली, जो उसकी ईगो को सही ठहराती थी। उसने सच को नहीं चुना। ये है जानबूझकर पैदा की गई गलत फहमी, जो असल में बगावत है। वाह! तो गलत फहमी सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है, ये कभी-कभी अहंकार का बनाया हुआ एक पर्दा भी है। बिल्कुल। और ये बात तो आज भी उतनी ही सच लगती है। लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए कैसे-कैसे तर्क गढ़ लेते हैं। और यहीं से बदगुमानी शुरू होती है, मतलब बिना वजह दूसरों के बारे में बुरा सोचना। जी। कुरान में तो बहुत सख्ती से इससे मना किया गया है। बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो, क्योंकि कुछ गुमान गुनाह होते हैं। हम अक्सर किसी के बारे में सिर्फ आधी अधूरी जानकारी पर एक पूरी कहानी बना लेते हैं। हाँ, और जो हिस्सा हमें नहीं पता होता, उसे हम अपनी नकारात्मक सोच से भर देते हैं। मान लेते हैं कि सामने वाले की नीयत खराबी होगी। और ये सिर्फ छोटे-मोटे मामलों में नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इतिहास गवाह है। लेक्चर में एक बहुत संजीदा मिसाल दी गई है, हजरत अली और हजरत मुआविया के बीच की जंग। हाँ, ये वाकई एक ऐसा विषय है जिसे समझना बहुत मुश्किल लगता है। दोनों इस्लाम की इतनी बड़ी हस्तियां थीं, सहाबी थे, फिर इतनी बड़ी दुश्मनी कैसे? ये वाकई एक बहुत बहुत नाजुक मिसाल है और लेक्चर इसे समझाने के लिए एक शब्द इस्तेमाल करता है, कंडीशनिंग। कंडीशनिंग। हाँ। मतलब हमारी परवरिश, हमारा माहौल। हाँ, परवरिश, माहौल, रिवाज, वो सब कुछ जो हमारी सोच और हमारे फैसलों पर असर डालता है। लेक्चर के मुताबिक ये दोनों ही शख्सियतें अपनी नियत में नेक थीं, लेकिन उनकी कंडीशनिंग अलग थी। बिल्कुल, उनकी कंडीशनिंग बिल्कुल अलग थी। इसे थोड़ा और खोलकर समझाएंगे, मतलब क्या फर्क था दोनों की कंडीशनिंग में? हजरत मुआविया का ताल्लुक वो मक्का के बनु उमैया कबीले से था। जी। उनके समाज में, उनके कबीलाई रिवाज के मुताबिक, अगर किसी का कत्ल हो जाए जी। तो कातिल को पकड़कर मकतूल के वारिसों के हवाले करना पहली प्राथमिकता होती थी। इंसाफ की मांग। जी।
तो जब तीसरे खलीफा हजरत उस्मान शहीद कर दिए गए जी। तो हजरत मुआविया की कंडीशनिंग ने उन्हें मजबूर किया कि वो सबसे पहले कातलों से बदला लें। उनके लिए ये इंसाफ का पहला तकाजा था। और हजरत अली का नजरिया वो अलग था? जी, वो उस वक्त खलीफा थे। उनके सामने सिर्फ एक कबीले का सवाल नहीं था, उनके सामने पूरी मुस्लिम उम्मत की एकता का सवाल था। उस वक्त तो हालात भी बहुत खराब थे। बहुत ज्यादा, एक तरह का गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। तो उनकी प्राथमिकता थी कि पहले अमन कायम हो, हुकूमत मजबूत हो और फिर कातलों को सजा दी जाए। तो एक तरह से दो नेक इरादे टकरा रहे थे। हाँ, दो अलग अलग कंडीशनिंग से पैदा हुए नेक इरादे। एक के लिए इंसाफ पहले था, दूसरे के लिए एकता। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या हम हर बड़ी गलती को कंडीशनिंग का नाम देकर सही ठहरा सकते हैं? कहीं अपनी जिम्मेदारियों से बचने का एक बहाना तो नहीं बन जाता? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, लेक्चर का मकसद किसी को सही या गलत ठहराना नहीं है जी। और ना ही कंडीशनिंग को बहाना बनाना है। मकसद हमें एक गहरा सबक सिखाना है। और वो सबक क्या है? सबक ये है कि अगर इतने नेक और अल्लाह के करीब लोग भी अपनी कंडीशनिंग के असर से इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं, तो हम और आप किस गिनती में हैं? सही बात है। कोई भी इंसान अपनी परवरिश और माहौल के असर से पूरी तरह आजाद नहीं है। तो ये हमें दो बातें सिखाता है। पहली, हमें खुद को डीकंडीशन करने की लगातार कोशिश करनी चाहिए। मतलब अपने माहौल के बनाए हुए चश्मे को उतार कर मामलों को निष्पक्ष होकर देखना। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि हमें दूसरों के लिए अपने दिल में ज्यादा गुंजाइश रखनी चाहिए। जब कोई गलती करे तो फौरन उसे बुरा समझने के बजाय ये सोचना कि शायद वो अपनी कंडीशनिंग का शिकार है। जी, ये हमें नफरत से बचाता है और माफ करने का रास्ता खोलता है। ये तो इतिहास की बड़ी बड़ी बातें हो गईं। अगर हम आज की अपनी आम जिंदगी में देखें तो ये गलतफहमियां कैसे पैदा होती हैं हमारे घरों में, दोस्तों के बीच? इसका सीधा ताल्लुक है जानकारी के लेन देन से। लेक्चर में एक बहुत पावरफुल हदीस का जिक्र है। इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान करने लगे। जरा सोचिए, ये बात 1400 साल पहले कही गई थी और आज के सोशल मीडिया, व्हाट्सएप फॉरवर्ड के दौर में ये कितनी ज्यादा सच लगती है। बिल्कुल, एक क्लिक पर कोई भी अफवाह लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, बिना सच्चाई जाने। हाँ। और मसला सिर्फ अफवाहों का नहीं है, मसला है सिलेक्टिव रिपोर्टिंग का। सिलेक्टिव रिपोर्टिंग मतलब आधी अधूरी सच्चाई बताना। जब भी कोई इंसान किसी दूसरे की शिकायत लेकर आता है ना, वो कभी पूरी कहानी नहीं बताता। वो कहानी का सिर्फ वो हिस्सा बताता है जिससे वो खुद सही और दूसरा गलत साबित हो। बिल्कुल। ये सिलेक्टिव रिपोर्टिंग वाली बात तो बहुत बहुत गहरी है। अब समझ आ रहा है कि क्यों घरों में झगड़े कभी सुलझते ही नहीं। हर कोई अपनी कहानी का हीरो होता है। हाँ, सास बहू की शिकायत करती है तो ये तो बताती है कि बहू ने क्या कहा, लेकिन ये नहीं बताती कि उससे पहले उसने खुद क्या कहा। बिल्कुल सही। हर कोई अपनी गलतियां छुपाता है और दूसरों की छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर पेश करता है। और हम सुनने वाले एक तरफा कहानी सुनकर फौरन एक राय बना लेते हैं। जी। हम दूसरे पक्ष को सुने बिना ही एक को मुजरिम और दूसरे को बेकसूर मान लेते हैं। और यही नाइंसाफी है, यही गलतफहमी की सबसे बड़ी जड़ है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी कोई किसी के बारे में कोई नकारात्मक बात बताए, हाँ। तो हमें एक जासूस की तरह सोचना चाहिए। हाँ, या कम से कम अपनी राय बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें सवाल पूछने चाहिए, अच्छा फिर क्या हुआ और तुमने क्या कहा? बिल्कुल। किसी भी झगड़े की शुरुआत गलतफहमी से होती है, लेकिन उसे हवा फितने से मिलती है। लेक्चर में एक और हदीस का जिक्र है, फितना सोया हुआ है और उस पर लानत है जो उसको जगाए। इसका क्या मतलब है, फितना सोया हुआ है? इसका मतलब है कि हर इंसान के अंदर अहंकार, गुस्सा, नकारात्मकता, ये सब सोया हुआ होता है। कुदरत ने उसे काबू में रखने का निजाम बनाया है, लेकिन लोग उसे उकसाकर जगा देते हैं। हाँ, किसी की छोटी सी गलती को पकड़कर उसे बार बार बोलकर दूसरों को बताकर इतना बड़ा बना देते हैं कि वो एक बड़े फसाद की शक्ल ले लेता है। जो बात शायद वही खत्म हो सकती थी, उसे हम अपनी नकारात्मकता से सींचकर एक जहरीला पेड़ बना देते हैं। तो लेक्चर के मुताबिक झगड़ा शुरू करने वाला ज्यादा बड़ा जालिम है। लेकिन यहाँ एक और बहुत चौंकाने वाली बात कही गई है, जी। वो ये कि दूसरों के बारे में बुरा सोचने का सबसे ज्यादा नुकसान हमें खुद होता है। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगती है। अगर मैं किसी के बारे में बुरा सोच रही हूँ तो नुकसान तो उसका हो रहा है ना? मेरा कैसे नुकसान हुआ? ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक नुक्ता है। जब आप किसी दूसरे के लिए अपने दिल में नफरत पालते हैं या बदगुमानी पालते हैं,
तो आप असल में जहर खुद पी रहे होते हैं। ये उम्मीद करते हुए कि सामने वाला मरेगा। सही कहा। हर नकारात्मक सोच आपके दिमाग में एक केमिकल रिएक्शन पैदा करती है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है। मतलब हम अपने दिमाग को ही नकारात्मकता का ट्रेनिंग सेंटर बना लेते हैं। बिल्कुल। आप असल में अपने अंदर एक नकारात्मक शख्सियत बना रहे होते हैं। आपका हर वो काम जो आप दूसरे के खिलाफ करते हैं वो असल में आपके खुद के खिलाफ होता है। हम दूसरों की कमियां ढूंढते ढूंढते खुद एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसे हर चीज में सिर्फ बुराई नजर आती है। जी, आपकी अपनी शख्सियत जहरीली हो जाती है। आप अंदर के सुकून से महरूम हो जाते हैं। दूसरे का तो जो नुकसान होगा वो बाद की बात है। आप तो अपना दिमागी और रूहानी सुकून उसी वक्त खो देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जज्बात में, खासकर गुस्से के जज्बात में, कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग तर्क से काम करना बंद कर देता है। इस पूरी चर्चा के बाद जो तस्वीर बन रही है वो बहुत साफ है। गलतफहमी कोई मामूली चीज नहीं है। नहीं, ये अहंकार से पैदा होती है, अधूरी जानकारी से फैलती है और नकारात्मक सोच से एक फसाद बन जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो इंसान इस आग को हवा देता है वो सबसे पहले खुद उसी आग में जलता है। जो बात मेरे लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो यही है कि दूसरों के बारे में बुरा सोचने से असल में हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। और ये सीधे उस पहली बात से जुड़ता है जो हमने इब्लीस के बारे में की थी कि उसका अहंकार उसे तर्कहीन बना रहा था। जी, और हमारी नकारात्मक सोच भी हमारे अहंकार को ही खुराक देती है, हमें तर्क और सच्चाई से दूर ले जाती है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक दौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है। हमें चुनना है कि हम किसका रास्ता अपनाएं। आदम का रास्ता, जिन्होंने गलती की, उसे माना और माफी मांगकर आगे बढ़ गए, या फिर इब्लीस का रास्ता, जिसने अपने अहंकार को अपनी गलती से बड़ा बना लिया और हमेशा के लिए नफरत के अंधेरे में कैद हो गया। जी। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार यही है कि गलतफहमी से निपटना सिर्फ दूसरों के साथ हमारे रिश्तों को नहीं बचाता, बल्कि ये हमारी अपनी ज़हनी और रूहानी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसके बनने और फैलने के तरीके को समझ लें तो हमारे पास इसे रोकने और ख़त्म करने के औजार आ जाते हैं। इस चर्चा के बाद एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। जी ज़रूर। जब हम अगली बार किसी के बारे में कोई राय बना रहे होंगे तो क्या हम सिर्फ उसकी गलती देख रहे होंगे या उसकी कंडीशनिंग को भी समझने की कोशिश करेंगे? और उससे भी ज्यादा जरूरी, क्या हम उस वक्त अपनी खुद की कंडीशनिंग पे नजर डाल पाएंगे? क्योंकि अक्सर हम दूसरों को उनके कर्मों से और खुद को अपनी नीयत से जज करते हैं। शायद इसी फर्क को मिटाने से ही गलतफहमी की दीवारें गिर सकती हैं।